नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। पहली खबर है निठारी कांड से जुड़ी हुई। करीब 17 साल पहले देश और दुनिया को हिलाकर रख देने वाले बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मुनिंदर सिंह पंडेर को सोमवार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली और पंडेर को बरी करते हुए उनकी फांसी की सजा रद्द कर दी है। वहीं दूसरी खबर अमित शाह के मिशन 2024 से जुड़ी हुई है, जहां गुजरात में घंटों तक उन्होंने बैठक की। तीसरी खबर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई है, जहां प्रदेश में निवेश के लिए वो दुबई पहुंचे हैं और दुबई में अबू धाबी में रोड शो करेंगे। चौथी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां ज्वालापुरी के कैलाश पार्क में देर रात हुई फायरिंग की घटना सामने आई है, जिस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पांचवी खबर की बात करेंगे, जो कि इजराइल को लेकर है, जहां इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध दिन ब दिन भयावह होता जा रहा है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में दोनों तरफ से अब तक 4000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। निठारी कांड में सुरेंद्र कोली और मुनिंदर सिंह पंडेर को राहत। तो 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले शुरुआत करेंगे निठारी कांड से। करीब 17 साल पहले देश और दुनिया को हिलाकर रख देने वाले बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मुनिंदर सिंह पंडेर को सोमवार को बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली और पंडेर को बरी करते हुए फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। मुनिंदर सिंह पंडेर की वकील मनीषा भंडारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट में पंडेर को फांसी की सजा वाले दोनों मामलों में बाइज्जत बरी किया गया है। पंडेर के खिलाफ कुल 6 मामले थे, जिनमें से 2 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि सुरेंद्र कोली को भी हाईकोर्ट में दायर सभी अपीलों में बरी कर दिया गया है। तो आज हाईकोर्ट का ये फैसला आया। तमाम दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने सबूत ना होने के चलते आज निठारी हत्याकांड में दोनों ही आरोपियों को, सुरेंद्र कोली और मुनिंदर सिंह पंडेर को, फांसी की सजा रद्द कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज सुबह से ही यह फैसला चर्चा का केंद्र बना रहा है। भारी संख्या में जिस निठारी कांड में लड़कियों की बलि चढ़ी, उस निठारी कांड में आज हाईकोर्ट का यह फैसला आया है, जहां पर प्रयागराज सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया। प्रयागराज सेशन कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोनों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि तमाम दलीलों के बाद और साथ ही साथ वकीलों की दलील के बाद, सबूतों के अभाव में आज हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द किया है। सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द करने के साथ ही साथ दोनों ही आरोपियों की फांसी की सजा को रद्द कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो इस पूरे मामले में दोनों ही आरोपियों की वकील, पंडेर की वकील मनीषा का कहना है कि सभी मामलों से उनके मुवक्किल को यहां पर कोर्ट ने बरी किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी भी लाइव है। सबसे पहला सवाल अजीत आपसे है, जिस तरह से इस पूरे कांड में अब दोनों ही आरोपियों की फांसी की सजा को रद्द कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या ताजा आपको स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि जो सीबीआई के वकील हैं, उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, मई 2006 का मामला है, 17 साल पुराना मामला है, जिसके बाद आज इस मामले में जो मनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली 2 आरोपी थे, जिनको आज जो 14 मामलों में बरी किया गया और उनको जो फांसी की सजा के खिलाफ जो दोनों ने याचिका लगाई थी, उस पर उन्हें राहत देते हुए एक बड़ी राहत दी है। या और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज कोर्ट ने इन दोनों को राहत दी है, तो एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बनकर तैयार है कि आखिरकार जो निठारी कांड था, तो उसका असली जो गुनहगार है वो कौन है। क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दोनों आरोपियों को, जो आरोपी थे दोनों मनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली को, जिस तरीके से फांसी की सजा से राहत दी है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जिसके बाद जो पीड़ित परिवार है
वो निठारी के D5 कोठी के पास भी पहुंचे थे, सरकार से अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे और कहीं ना कहीं आरोपियों की सजा की मांग कर रहे थे। जी बिल्कुल, हमारे साथ शोएब भी बने हुए हैं। शोएब, जिस तरह से अजीत बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो दोनों आरोपी हैं, उनकी वकील मनीषा है, उनका कहना है कि उनके मुवक्किल को राहत मिली है, लेकिन इस पूरे मामले में जो तमाम पीड़ित हैं, न जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस कांड में बलि चढ़ गई, उनके तमाम परिजन हैं, वो लगातार न्याय की उम्मीद रख रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से माना गया है कि सबूत नहीं है, हालांकि हाईकोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है हम सभी के द्वारा, लेकिन इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लेकिन निश्चित तौर पर जो निठारी कांड था वो पूरे देश में चर्चा का विषय था और जिस तरह से उसकी सच्चाई सामने आई थी, जिस तरह की चीजें निकल कर आई थी, उससे लोग जरूर दहल गए थे। काफी हृदय विदारक तरीके की घटना थी और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। चूंकि सीबीआई शुरुआती जांच पुलिस ने जरूर की थी, बाद में इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था और उसके बाद निचली अदालत से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन इस बीच में जो निचली अदालत में यानी सीबीआई कोर्ट में इन दोनों को फांसी की सजा दी गई थी, वो उसकी अपील की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में जो 16 अलग अलग मामले थे, जिसमें सुरेश कोहली और सुरेंद्र पंडेर पर अलग अलग मामले थे, उस पूरे मामले में जो इनकी फांसी की सजा है उसको रद्द कर दिया। तो ये बड़ी राहत इनको जरूर मिली है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही, जो कानूनी जानकार, उनका कहना है कि इन लोगों की तरफ से, इनके वकीलों की तरफ से ये रखा गया था कि सीधे तौर पर इनका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इनके सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन सवाल जरूर उठता है, ये जरूर चर्चा का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को फिर अंजाम किसने दिया था। और उसी मामले में कोर्ट से आज इनको राहत मिली और जो फांसी की सजा इनको मिली थी वो इनको रद्द कर दी गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो सीबीआई के वकील हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने जरूर इनको राहत दी है। इसमें यह जरूर है कि दोनों फिलहाल दासना की जेल में बंद हैं, जिसमें से जो सुरेंद्र कोहली है उसका एक मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट तक पहुंचा था और उसमें उसे जो फांसी की सजा थी वो आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई थी। तो उसके अभी रास्ते आसान नहीं है। लेकिन दूसरे जो आरोपी हैं उनकी अगर कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को नहीं मिलती है तो इनके बाहर आने के रास्ते साफ हो जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों के लिए आज राहत भरा दिन है, क्योंकि ये एक बहुत चर्चित कांड था और काफी हाईलाइटेड कांड था। मीडिया में भी इसकी काफी चर्चा हुई थी। जिस तरह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात कही गई थी, जिस तरह से इन लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे, उसके बाद मांस को खाने तक की बात सामने आई थी, तमाम चीजें निकल कर आई थी। उसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पूरे मामले में सुनवाई, जब ये मामला हाईकोर्ट में जो अपील की गई थी अपनी सजा को लेकर के, उस पर सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज इस मामले में जो फैसला सुनाया है उसमें इन दोनों को फांसी की सजा दी गई थी वो रद्द कर दी गई। जी बिल्कुल, हमारे साथ अजीत भी बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से इस पूरे मामले में सबूतों का अभाव माना गया है, लेकिन सीबीआई का कहना है कि सीबीआई इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगी। वहीं तमाम जो पीड़ित हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था, इस फैसले के आने के बाद कहीं ना कहीं वो दुखी भी नजर आए हैं। कुछ लोगों के आंसू भी, वो अपने आप आंसू रोकते नजर नहीं आए। तो इस पूरे मामले में क्या कहना है? अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जा सकता है तो क्या कुछ और निकलकर सामने आएगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अब जो पीड़ित परिवार है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और कहीं ना कहीं 17 साल का जो लंबा समय का जो इंतजार है, पीड़ित परिवार को उम्मीद थी कि जिस तरीके से उनको न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पीड़ित परिवार का जो उम्मीद है फिलहाल वो अभी भी उम्मीद ही बनकर के रह गया। जब अब वो, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से मई 2006 का वो वाकया, जब एक लड़की गायब होती है और उसके बाद जब उसकी गुमशुदगी की शिकायत जब दर्ज करवाई जाती है, तो उसके बाद जब पुलिस उस नोएडा के निठारी स्थित D5 की कोठी में जब जाते हैं तो वहां पर जिस तरीके से अलग अलग नरकंकाल मिलते हैं, तकरीबन बड़ी संख्या में जो बच्चों के कंकाल मिलते हैं, उस समय ये पूरा का पूरा जो मामला है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि उस दौरान अलग अलग मुद्दे भी उठे थे, इसमें कई मामले जोड़े जा रहे थे, कभी इसको मानव तस्करी से, तो कभी जो मनिंदर सिंह पंडेरा है की जो मानसिक बीमारी को लेकर के भी जो है अलग अलग मामले जोड़े जा रहे थे। उसके बाद लगातार 17 साल की जो पीड़ित परिवार है वो अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। अब उसके बाद आज आखिरकार जिस तरीके से जो फैसला आया, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार के आंखों में आंसू जरूर है।
हालांकि अब देखना होगा जब ये मामला जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया जाएगा, तो उसके बाद अब इस मामले में क्या नया मोड़ आता है वो जरूर इंतजार करना होगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के आंखों में आंसू है और अभी भी न्याय की उम्मीद लगातार वो जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट का फैसला आया है, देखना ये होगा कि आगे क्या सीबीआई इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाती है और उसके बाद क्या कुछ फैसला आता है। रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान से अगली खबर है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। भाजपा में 41 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब उम्मीदवार लगातार अपने इलाकों में मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। कोई उम्मीदवार देव दर्शन कर रहा है तो कोई कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इसी बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक अनोखा मामला देखने में आया। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वसुंधरा राजे गुट के राजपाल सिंह का टिकट काटकर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद से लगातार राज्यवर्धन सिंह राठौर का विरोध हो रहा है, क्योंकि राज्यपाल और उनके समर्थकों का कहना है कि यहां पैराशूट उम्मीदवार को उतारा गया है। झोटवाड़ा की जनता इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जयपुर के झोटवाड़ा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौर को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन आप देख पा रहे हैं स्थानीय समर्थक और कार्यकर्ता इस फैसले से, आलाकमान के इस फैसले से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। और लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरह से काले कपड़ों के साथ यहाँ पर अनोखे तरीके से विरोध किया जा रहा है। इस तरह के विरोध हालांकि कई क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियों में देखने को मिलता है, जब प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के हिसाब से नहीं होता है या स्थानीय लोगों को प्रत्याशी ना बनाकर, राजनीतिक भाषा में यदि बोला जाए तो पैराशूट प्रत्याशी के तौर पर किसी व्यक्ति को उतारा जाता है। ऐसे में राज्यवर्धन सिंह राठौर के क्षेत्र को लेकर ये विरोध लगातार बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान क्या इस मामले में कार्यकर्ताओं की मंशा देखकर, उनकी इच्छा देखकर फैसले में कोई बदलाव करते हैं या फिर अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। कर्नल से सांसद बने राज्यवर्धन सिंह राठौर को यहां पर उम्मीदवारी दी गई है। जयपुर के कोटपाड़ा क्षेत्र से उम्मीदवार वो बनाए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में स्थानीय कार्यकर्ताओं का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। माना जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का एक क्षेत्र है, यही वजह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के जो समर्थक हैं उन्हें बीजेपी आलाकमान का ये फैसला रास नहीं आया और विरोध आप देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से संवाददाता रमाकांत गोस्वामी जुड़ चुके हैं। जी रमाकांत, जिस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौर को दावेदारी के बाद काले झंडे और विरोध यहां पर किया जा रहा है, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्या कुछ ताजा स्थिति है और ये विरोध कितना बड़ा है वहां पर? बिल्कुल, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच जो भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध है अभी भी कम नहीं हो रहा है और नवरात्र शुरू होने के साथ ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार का भी आगाज कर दिया, लेकिन प्रत्याशियों को स्थानीय क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि कुछ जगह तो प्रत्याशियों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इस विरोध और बवाल के बीच कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इस विरोध को गांधीगिरी के साथ शांत कर रहे हैं। मैं आपको जैसी आप तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, गांधीगिरी वाली तस्वीर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भी सामने आई है। भाजपा के झोटवाड़ा जो प्रत्याशी हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह, चुनाव प्रचार की शुरुआत के साथ वो रविवार को जोगनेर ज्वाला माता का आशीर्वाद देने पहुंचे थे, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। राठौड़ वहां से सीधे नहीं निकले, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और नाराज कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे, उन्हें लड्डू खिलाया और गले लगाने की कोशिश की और कहा कि आपका साथ चाहिए। दरअसल जो पूरा जो मामला है राजस्थान विधानसभा चुनाव में, जो जयपुर ग्रामीण सांसद हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करने के बाद ही लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल रमाकांत, जिस तरह से एक तरफ से आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि काले झंडे दिखा रहे हैं, कहीं गांधीवादी तरीके से यहाँ पर विरोध करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि काले झंडे दिखाने वालों को मिठाई देकर भी कहीं ना कहीं विरोध को कम करने की कोशिश की गई है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि काले झंडे दिखाए
राजवर्धन सिंह राठौड़ चाहते तो वो सीधे ही निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने गांधीगिरी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और वो खुद जो विरोध कर रहे हैं उनको लड्डू खिलाने का प्रयास किया। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में उनका सामने आया। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अब क्या लगता है आपको, क्योंकि ये समर्थक जो तमाम है, बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक हैं या उनको मानने वाले हैं, तो ऐसे में अब जब आला कमान का फैसला प्रत्याशी के रूप में राजवर्धन सिंह राठौर के रूप में आ चुका है, तो क्या इस विरोध को देखते हुए कुछ आगे गुंजाइश है समझौते की? क्या इस फैसले को वापस लिया जा सकता है या कायम रखा जाएगा? बिल्कुल, बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आने से पहले आज ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर पहुंचे। नड्डा पहले आज उदयपुर गए और वे जोधपुर जाएंगे। दोनों जगह वो बीजेपी के संभागीय स्तरीय नेताओं की बैठक लेंगे। और क्योंकि जो माना जा रहा है कि पहली लिस्ट के बाद जिस तरह से बीजेपी में विरोध देखने को मिल रहा है, उसके मद्देनजर दूसरी लिस्ट से पहले नड्डा प्रदेश के स्थानीय नेताओं से विचार विमर्श करना चाहते हैं। वहीं पहली लिस्ट के बाद जिन सीटों पर विरोध ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहां भी डैमेज कंट्रोल के उनके प्रयास हैं और अपने उनके जो कार्यक्रम है उसमें उन्होंने प्रयास किया है कि जिस तरह से जो ये डैमेज कंट्रोल है उसको कैसे किया जाए। जैसे नरपत सिंह राजवी है जो पूर्व मुख्यमंत्री जो राजस्थान के कद्दावर नेता रहे, भैरव सिंह शेखावत जी उनके दामाद रह चुके हैं और लगातार वो अपनी सीट से जीतते आए हैं, उनका भी टिकट कटा। उसके बाद में वहां से दिया कुमारी जी को टिकट दिया गया। इसके बाद बात करें कोटपुतली में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया हंसराज पटेल जी को, उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि पूर्व में उन्होंने 2018 में भाजपा का ही झंडा जलाया था और उसी को टिकट दे दिया गया और उनके समर्थक जो वहां पर टिकट मांग रहे थे, मुकेश गोयल जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, जी रमाकांत जी, उनके समर्थक यहाँ लगातार 4 दिन से बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल रमाकांत जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार राजस्थान के बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में काले झंडे दिखाकर अनोखा तरह का प्रदर्शन किया गया, लेकिन वहीं पर जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उन्होंने भी मिठाई खिलाकर ही इस विरोध का जवाब देने की कोशिश की। अब देखना यह है कि क्या आपस में यहां पर कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी के बीच में जो उम्मीदवार घोषित किए उनके बीच में समझौता निकलकर सामने आ सकता है या भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को यह फैसले को वापस लेना होगा। और इसके बाद बात करेंगे तीसरी खबर की। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सपा के पूर्व विधायक समेत 22 लोगों के खिलाफ लखनऊ में चिन्हट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा के बख्शी के तालाब से पूर्व विधायक रहे राजेंद्र यादव, लखनऊ की पूर्वी सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रहे रमेश श्रीवास्तव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। रमेश श्रीवास्तव हाल ही में सपा में शामिल हुए थे। पुलिस ने बताया है कि कूट रचित दस्तावेज का इस्तेमाल कर जमीन का बैनामा कराया गया है। इन सभी लोगों पर अयोध्या हाईवे पर बेशकीमती जमीन पर फर्जीवाड़े करने का आरोप है। फर्जीवाड़े में मदद करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये पूरे मामले में बताया जा रहा है कि 22 लोगों पर फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी यह है कि जमीन पर फर्जी तरीके से बैनामा कराकर जमीन हथियाने का यहां पर मामला सामने आया है। अवैध कब्जेदारों को लेकर एफआईआर सामने आई थी जिसमें 22 लोगों पर फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया। अब देखना यह होगा कि पुलिस कार्रवाई की शुरुआत करती है तो कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे हैं, जहां दिसंबर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दुबई और अबू धाबी में निवेशकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ दुबई और अबू धाबी में रोड शो भी किया जाएगा। उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई और अबू धाबी में रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर माह में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इससे पहले लंदन के बर्मिंघम में रोड शो करके आए थे और 19,000 करोड़ का MOU भी साइन किया था। दिल्ली में भी रोड शो किया जा चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जी जुड़ चुके हैं। जी अवनीश, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दुबई और अबू धाबी पहुंचे हैं, लगातार रोड शो का कार्यक्रम भी वहां पर प्रस्तावित है, क्या कुछ खास हो सकता है और कितने दिनों की यात्रा होनी है? देखिए प्रियंका, आज दोपहर मुख्यमंत्री दुबई पहुंचे थे, जहां पर उत्तराखंड मूल के लोगों ने बड़े जोश और खरोश के साथ उनका स्वागत किया और उनके साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत और प्रदेश के आला अधिकारी हैं वो भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। और कल परसों यानी कि 2 दिन दुबई और अबू धाबी में पर्यटन और सेवा के क्षेत्र में निवेशकों को लुभाने की कोशिश मुख्यमंत्री वहां पर करेंगे। उनकी कोशिश यही है कि एक बड़ा निवेश दुबई और अबू धाबी का उत्तराखंड के अंदर हो। टूरिज्म सेक्टर दुबई
लगातार अपना नाम ले रहा है, नाम कमा रहा है, तो उसी तरह उत्तराखंड को भी वो पहचान मिले, ये कोशिश मुख्यमंत्री की है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले भी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रोड शो कर चुके हैं, लंदन भी हो गए थे, बर्लिंगम में उन्होंने रोड शो किया था और वहां भी काफी एमओयू साइन हुए थे उत्तराखंड में निवेश को लेकर। लेकिन अब जो सरकार है उसका साफ तौर पर कहना है कि जो लक्ष्य रखा गया है उसको पार करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अलग अलग शहरों में, विदेशों में जा रहे हैं और उत्तराखंड के विकास को लेकर एक नई दिशा देने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में अगर बाहर के लोगों का निवेश होगा तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी और उत्तराखंड टूरिज्म के क्षेत्र में एक बेहतर कार्य कर सकता है। तो यही कारण है मुख्यमंत्री दुबई पहुंचे हैं। कल वो अलग अलग क्षेत्रों के टूरिज्म और सेवा क्षेत्र के जो बड़े निवेशक हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और उत्तराखंड में वो किस तरह निवेश कर सकते हैं, उत्तराखंड सरकार उनको क्या सुविधाएं देगी, इन सब चीजों पर उनसे खुलकर बातचीत होगी। जी बिल्कुल। तो लगातार जिस तरह से अब दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट होना है, 2 जगह रोड शो वहां पर प्रस्तावित है, इन रोड शो के अलावा भी क्या कंपनी से मुलाकात करेंगे अलग से मुख्यमंत्री? देखिए, अभी जो प्रोग्राम जारी हुआ है उसमें तो यही है कि 17 और 18 तारीख को दुबई और आबू धाबी के दौरे पर रहेंगे। वहाँ पर जो मीटिंग फिक्स हुई है, जो बड़े निवेशक हैं दुबई के, उनके साथ उनकी बातचीत होगी और जो अधिकारी हमारे गए हैं वो उनके सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि किस किस क्षेत्र में उनके एमओयू हो चुके हैं और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनके अभी उत्तराखंड में आवश्यकता है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक हम बात करें करीब 19,500 करोड़ का निवेश इस तरह से एमओयू जो है वो साइन हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो लक्ष्य है वो 40,000 करोड़ का यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अबू धाबी और दुबई, वहां पर कितने हजार करोड़ का निवेश होगा। लेकिन मुख्यमंत्री की कोशिश ये जरूर है कि बड़े जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड के अंदर आए, यहाँ पर अपने इंडस्ट्री लगाएं और सरकार उनको हर संभव मदद देगी। जी बिल्कुल अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई और अबू धाबी पहुंच चुके हैं, अगले 17 और 18 तारीख को दोनों ही जगहों पर अलग अलग रोड शो प्रस्तावित है। और इसी के साथ हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जुड़ चुके हैं। जी महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से मुख्यमंत्री अबू धाबी और दुबई पहुंचे हैं, माना जा रहा है कि रोड शो उनके प्रस्तावित है, क्या कुछ खास हो सकता है और कितने एमओयूज वहां पर साइन होने हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड का जो स्वरूप है, वहाँ का भौगोलिक जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अगर देश विदेश के अनेकों इन्वेस्टरों को इस राज्य के अंदर अपने उद्यम के लिए आमंत्रित कर रही है, तो इस राज्य के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के युवा शक्ति के भविष्य के भविष्य को देते हुए ये बहुत बड़ी पहल मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है और बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आकर्षित भी हो रहे हैं। रोड शो के माध्यम से जिस प्रकार से जागरण काम हो रहा है, वहाँ खासतौर पर कहते हो देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ इसकी चर्चा ना हो रही हो जी। और विदेशों के अंदर के हमारे उत्तराखंड के जो उद्यमी हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अनेकों एमओयू पहले साइन हुए हैं, इस बार भी काफी संख्या में भी साइन होंगे। जी महेंद्र जी, कितने दिनों का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का वहां पर रहने वाला है? इसके अलावा रोड शो की तो बात यहां पर निकलकर सामने आ ही रही है, क्या अलग से भी बिजनेसमैन के साथ या व्यापारियों के साथ उनकी मीटिंग्स और बैठक भी हो सकती हैं जिसके माध्यम से और अधिक इन्वेस्टमेंट निकलकर सामने आए? जी जी जी, क्योंकि जो कार्यक्रम बने हैं उसमें अनेकों इन्वेस्टरों से मिलने का विषय भी है। सबसे कुछ एमओयू की साइन भी हो सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग उद्यमी के रूप में विदेशों में उनसे भी संपर्क साधे हुए हैं, बड़ी संख्या में अच्छे उद्यमियों से उनकी अलग से मीटिंग भी होगी। अभी 2 दिन का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है और उस 2 दिन के कार्यक्रम में विशेष निमंत्रण देने जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जो इन्वेस्ट की जो सेमिनार होने वाला है उसको आमंत्रित किया जाएगा। जी, इसके अलावा महेंद्र जी, अब अबू धाबी और दुबई का तो कार्यक्रम है ही, दिल्ली भी आ चुके हैं मुख्यमंत्री, क्या इसके अलावा भी बाकी कंट्रीज में जाएंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी भी 2 माह का समय बचा हुआ है? इसका एक वातावरण पूरे देश ही ने पूरे विश्व के अंदर निर्माण हो रहा है और जो उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिदृश्य है, खासतौर पर हमारा धार्मिक यात्रा का क्षेत्र है, साहसिक पर्यटन का क्षेत्र है, इन सब में बड़ी संख्या में अब लोगों का आकर्षण बढ़ा है और उत्तराखंड सबसे एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपना इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे अनेकों देशों से भी
अगर विषय निकल कर आता है तो माननीय मुख्यमंत्री सभी उन देशों में भी जाएंगे। जी बिल्कुल महेंद्र जी, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि लगातार जब एमओयूज की बात आती है तो ये भी सवाल उठता है कि एमओयू तो साइन हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर ये जब कामयाब हो जाएंगे तब इसे माना जा सकता है, तो इसको लेकर कितनी श्योरिटी आप देना चाहेंगे? देखिए, अभी किसी प्रभावशाली कार्य के लिए पहले प्रश्न लगाना ये कुछ विरोधी दलों का नेचर में रहता है जी, लेकिन प्रयास तो किए जाते हैं। प्रयास करने के बाद मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने पहले से इस बार इस सब विषयों की चर्चा, क्योंकि पिछले दिनों विषय जब निकल के आए उन सब की चर्चा करते हुए उद्यमियों से एक प्रकार का उनका विश्वास जीतने का हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ जितने भी एमओयू हो रहे हैं उन सब एमओयू को धरातल उतारने का काम होगा। जी बिल्कुल महेंद्र जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस इन्वेस्टर समिट के लिए, और यदि ये सक्सेसफुल होता है तो जरूर उत्तराखंड में युवाओं को बेहतर अवसर रोजगार के मुहैया होंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप बातचीत हम कर रहे थे, महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए थे हमारे साथ, इन्वेस्टर समिट को लेकर जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।